हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स की। आज उसका तीसरा लेक्चर, जिसमें हम सेकेंड फेज जो कि क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट के नाम से जाना जाता है, उसके जो दो एस्पेक्ट रह गए थे, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पढ़ना था और जानना था, तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में जो फर्स्ट स्टेज था, जिसमें हमने अर्ली और एंशिएंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना था, और फिर हम सेकेंड स्टेज में पहुंच गए थे। और सेकेंड स्टेज में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट का सेकेंड अप्रोच, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के नाम से जाना जाता है या प्रबंध प्रशासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और उसके प्रोफाउंडर हेनरी फेयोल और उनका क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले हेनरी फेयोल के बारे में जान लें और उनका क्या योगदान रहा मैनेजमेंट में या प्रबंध में, उसे भी हमें जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट का जो सेकेंड स्टेज है, उसे रेवोल्यूशनरी स्टेज के रूप में जाना जाता है। प्रबंध सबसे ज़्यादा विकसित उसी स्टेज में हुआ जहाँ पर हमें वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध और नौकरशाही प्रणाली, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, मतलब आज हम दो अप्रोचेस का डिस्कशन करेंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसे मैक्स वेबर ने बताया था। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की, जो कि हमारे क्लासिकल स्टेज का सेकंड अप्रोच है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को जानने से पहले मैंने अभी जैसे बोला कि थोड़ा सा हमें हेनरी फेयोल के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही इस सिद्धांत को उत्पन्न किया था, और उन्होंने इस सिद्धांत की उत्पत्ति अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर, मतलब कार्य के करने के दौरान जो उन्होंने महसूस किया या अनुभव किया, उसके आधार पर इस सिद्धांत को उत्पन्न किया। एक बात और जान लीजिए कि अगर हम टेलर और फेयोल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करें, तो टेलर ने जो है अपने काम की शुरुआत एक लेबरर के रूप में की थी, मतलब बॉटम लेवल से अपनी काम की शुरुआत की थी। वहीं जब हम फेयोल साहब की बात करते हैं या हेनरी फेयोल की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत टॉप लेवल से की थी, और ज़्यादातर उनका जो विचार रहा है या अनुभव रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट को ही ध्यान में रखकर रहा है। मतलब उन्होंने टॉप मैनेजमेंट की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। जबकि अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें, तो उन्होंने लेबरर की प्रॉब्लम, या जिसे हम बोल सकते हैं बॉटम लेवल पर जो वर्कमैन रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस किया है और प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति की है। तो अगर हम बात करते हैं हेनरी फेयोल की, तो उनका जन्म 1841 में हुआ था, और मृत्यु उनकी 1925 में हुई थी। 1841 और मृत्यु उनकी 1925 में हुई थी। उन्होंने अपने काम की शुरुआत फ्रेंच कोल एंड आयरन कंपनी से की थी, जहां पर उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, और वहीं काम करने के दौरान वो उसी कंपनी में डायरेक्टर के पद तक पहुँचे थे। ठीक है, तो उन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में ज्वाइन किया था, और उसी कंपनी में वो डायरेक्टर के पद पर पहुँचे थे। उस दौर की जो सोच थी, सोच क्या थी कि मैनेजर्स जो होते हैं वो जन्मजात, मतलब इनबॉर्न एबिलिटी के साथ जो है पैदा होते हैं।
मतलब उस दौर के लोगों का यह मानना था कि किसी सामान्य व्यक्ति को प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता या मैनेजर नहीं बनाया जा सकता या वो प्रबंधक नहीं बन सकता। केवल वही व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है जिसके अंदर पहले से इनहेरेंट क्षमता है कि वो मैनेजर बन सके, या वो क्षमता उसके अंदर वंशानुगत आई हो या हेरिडेटरी आई हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो किसी ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पर पहले से ये काम होता रहा हो और उसके वजह से उसके अंदर मैनेजर बनने का गुण आएगा। तो इस बात को फेयोल ने इस बात का विरोध किया, अपोज किया, और उन्होंने बोला कि ये आवश्यक नहीं है कि मैनेजर जन्म से मैनेजर हो। एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर मैनेजर बनने के फॉर्मल गुण सिखाए जाएं, उसे ट्रेंड किया जाए, उसे एडुकेट किया जाए, तो वो भी प्रबंधक बन सकता है या वो भी मैनेजर बन सकता है या वो भी लीड कर सकता है। मतलब उस दौर की ये सोच थी कि कोई सामान्य व्यक्ति मैनेजर नहीं बन सकता है। फॉर्मल नॉलेज भी दिया जाएगा तो वो नहीं बन सकता है। किसी वंशानुगत परिवार में वो जन्म ले तो ही वो जो है उसके अंदर ये गुण वंशानुगत आएंगे, अदरवाइज वो मैनेजर नहीं बन सकता। लेकिन फेयोल ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि किसी को अगर सिखाया जाए, मैनेजर बनने के गुण सिखाया जाए, लीडरशिप के गुण सिखाए जाए, एडुकेट किया जाए, फॉर्मल ज्ञान दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी मैनेजर बन सकता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इस बात को लिखा और उन्हीं के अनुभव के आधार पर इस पुस्तक को सबसे पहले 1916 में प्रकाशित किया गया, मतलब पब्लिश किया गया 1916 में। और फिर उसके बाद इस पुस्तक को इसका ट्रांसलेशन किया गया 1929 में, और एक बार फिर ट्रांसलेशन कर 1949 में इसे निगमित किया गया, इशू किया गया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा और प्रबंध और प्रशासन के 14 सिद्धांत 14 प्रिंसिपल को उन्होंने बताया। तो यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने उन 14 सिद्धांतों के बारे में एक एक कर चीज़ें दी गई हैं और मैं उन 14 सिद्धांतों को आपसे एक्सप्लेन भी करूँगा। और मैंने एक और बात बोली कि हेनरी फेयोल ने जब अपने काम की शुरुआत की तो उच्च पद से की, मतलब हाई पोस्ट से की। इसी वजह से उनका सारा जो वर्क है वो फोकस करता है प्रशासन के सिद्धांतों पर, मतलब टॉप मैनेजमेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा। तो हमने ये भी सुना हुआ है कि फेयोल के 14 प्रिंसिपल रहे हैं, प्रशासन के 14 सिद्धांत रहे हैं, और उसी को नाम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, जो कि प्रबंध प्रशासन के 14 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस प्रिंसिपल है और इसे हेनरी फेयोल ने प्रोफाउंड किया था। तो चलिए इन 14 सिद्धांतों के बारे में एक एक कर हम जान लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पर चीज़ें पहले से लिख दी गई हैं थोड़ा समय बचाने के लिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से प्रबंधन करने का, वो था डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बने तो सबसे पहला काम वर्क को डिवाइड करना चाहिए। और ये बात हम लोगों ने अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी जाना था कि अगर वर्क को डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क को करने में, काम को करने में आसानी होगी, सुविधाजनक होगा, समय की बचत होगी, और जो काम का विभाजन होगा, कार्य का विभाजन होगा, डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, वो अकॉर्डिंग टू दी कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। मतलब जिस व्यक्ति को जो काम अच्छा आता है उसे वही काम मिलना चाहिए और उसके अनुसार ही वो काम वो करे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला सिद्धांत है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का, डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब श्रम का विभाजन, काम को बांटना। ठीक है। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और इस बात को हेनरी फेयोल ने अपने 14 सिद्धांतों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि
जब भी ऑर्गेनाइजेशन बने वहाँ पर एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि इट इज़ अ राइट ऑफ ए पर्सन बाय विच ही गिव्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट। मतलब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों को या नीचे के कर्मचारियों को आदेश और निर्देश देता है। अथॉरिटी को कहीं कहीं पावर के रूप में भी प्रेजेंट किया गया है। मतलब अथॉरिटी क्या है? एक तरह की शक्ति है, इसके रूप में भी प्रेजेंट किया गया है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अथॉरिटी सबके पास नहीं होती। अथॉरिटी कैसे आती है? अथॉरिटी कम्स थ्रू पोस्ट। अथॉरिटी आती है पद के साथ, और अथॉरिटी की जो गरिमा है वो पद के साथ जुड़ी हुई है। पद नहीं तो अथॉरिटी नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क। मतलब उस काम को पूरा करने का कर्तव्य। काम अगर हो जाता है तो सो फार सो गुड, लेकिन अगर काम नहीं होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ठीक है, तो यहां पर हमें समझना है अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी इज अ राइट ऑफ ए पर्सन by which he gives orders and instruction to the subordinates. And responsibility means responsibility is the task issued by the higher authority to the subordinates. और वो उनके लिए एक जिम्मेदारी होता है। कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी, जैसे हमने पढ़ा है और जानते भी हैं, अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ सर्कुलेट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेटेड होती है। मतलब अथॉरिटी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, बॉटम टू टॉप आती है। तो जिसने ऑर्डर दिया है या जिसने टास्क इशू किया है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से चलता है। तो चलिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व, तो जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई संगठन सही तरीके से नहीं चल सकता, और इस बात को फैल ने बताया। अनुशासन के लिए जरूरी होता है नियमों का पालन करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है तो उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उन नियमों का पालन करना ही अनुशासन की श्रेणी में आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट को अचीव करना है तो अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आदेश की एकता। और इसे अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो ये उसी तरीके से है कि वन बॉस गिव्स इंस्ट्रक्शन टू वन सबऑर्डिनेट। मतलब कि एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए और वहीं से वो आदेश और निर्देश प्राप्त करे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आदेश की एकता। अगर कई लोग आदेश देंगे सबऑर्डिनेट्स को एक समय में तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर और किसके आदेश का पालन उसे करना है। इसलिए फयोल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, एक जगह से आदेश इशू होना चाहिए, वन बॉस से सबऑर्डिनेट्स को आदेश इशू होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ठीक उसी तरीके से, जैसे जो कमांड दे रहा है वही डायरेक्ट भी करे। डायरेक्शन भी कई जगह से अगर होने लगेगा तो इम्प्लाई जो है वो सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा, सही दिशा निर्देश को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आदेश की एकता और निर्देश की एकता होनी चाहिए संगठन में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब व्यक्तिगत सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जब बने तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारा हित या इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी होना चाहिए। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी जो 99 रन पर खेल रहा है और टीम को जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता है, 99 रन और एक बाल बची हुई है, वो 99 रन पर खेल रहा है। अगर वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए जाए तो 1 रन ले लेगा तो उसका शतक बन जाएगा, लेकिन टीम हार जाएगी। लेकिन अगर वो छक्का मारने के लिए जाए, 6 के लिए जाए, तो टीम भी जीतेगी और उसका सेंचुरी भी होगा। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब जब एक संगठन बने तो वहां पर टीम स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और
अपना इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी रखना होगा हमेशा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हित पहले और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में। रेम्यूनरेशन को हम बोलते हैं हिंदी में पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि कोई भी वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़ेगा तो उसकी कुछ अपनी नीड्स होंगी और उन नीड्स को वो जो पारिश्रमिक आप देंगे उसे, रेम्यूनरेशन देंगे उसे, उससे वो पूरा करेगा। कोई वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले इसलिए नहीं जुड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, सबसे पहले उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। अपना उद्देश्य मतलब उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान की, उसे फुलफिल करना है, इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है। इसलिए सभी कर्मचारियों को आपको रिम्यूनरेट करना पड़ेगा, पारिश्रमिक देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। स्केलर चेन, जी हाँ, ये बहुत ही प्रभावी सिद्धांत है किसी भी संगठन को चलाने का। और स्केलर चेन हमें ये बताता है कि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी सर्कुलेट होती है और किसी भी काम को करने का एक चैनल बना हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल और लो, और हर लेवल पर वर्कर है। टॉप मिडिल को इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है, मिडिल फर्दर लोअर लेवल को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देता है और वो इसी तरीके से चलता है। ये एक चैनल बनाया गया है और इसी को नाम दिया गया है स्केलर चेन का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैनल को फॉलो करने में कभी बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग अगर लेना हो तो इस चैनल से नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए हमने गैंग प्लैंक का नाम सुना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर टॉप डायरेक्टली जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ऑर्डर दे सके, आदेश और निर्देश दे सके। तो इसको नाम दिया गया गैंग प्लैंक का। तो स्केलर चेन मतलब एक सिस्टम ऑफ चैनल होना चाहिए जिससे आदेश और निर्देश प्रभावित हों, लेकिन एक ऐसा भी चैनल होना चाहिए जिससे डायरेक्टली आदेश और निर्देश का निर्गमन किया जा सके। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण का मतलब होता है कि वन सेंटर प्लेस से सारा काम करना। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अथॉरिटी का डेलीगेशन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बड़ा है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक ही सेंटर प्लेस से सारा काम हो पाए या आदेश और निर्देश निर्गत हो जाएं। तो वर्कलोड को कम करना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की पद्धति का पालन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिसकी वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे वर्क जो है आसानी से हो पाए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल का पालन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। जहां आवश्यक है वहां सेंट्रलाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो वहां पर विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट व्यवस्थाएं होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए। और इसका जो प्रिंसिपल है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, मतलब कि सभी के लिए सेपरेट व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सेपरेट केबिन होना चाहिए, जिससे कोई भी सबऑर्डिनेट किसी भी अगर मैनेजर से मिलना चाहता है तो उसे पता है कि उसके लिए केबिन बनाया गया है और वो वहाँ पर जाकर उससे संपर्क कर सकता है। तो ऑर्डर मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई संगठन इन सिद्धांतों का पालन करता है तो अपने टारगेट को निश्चित रूप से अचीव करेगा। इक्विटी मतलब समानता का सिद्धांत, सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और इसका मतलब होता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। किसी एक कर्मचारी की अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नियुक्त किया और अगले दिन उसे निकाल दिया या हटा दिया। जब एक कर्मचारी जानेगा कि उसे 1 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है
तो वो मान कर चलेगा कि मेरा जॉब 1 साल के लिए सिक्योर है और वो अपना काम पर पूरा फोकस करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए एम्प्लॉइज़ के। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। पहल करने का मतलब होता है कि समटाइम्स यू हैव टू लीव द एम्प्लॉय टू थिंक बाय हिज कैपेबिलिटी। उसे छोड़ देना चाहिए कि उसका भी अपना कुछ सोचने का तरीका होगा और वो इनिशिएट करे और उस हिसाब से वो सोचे, कुछ नया करे। ज़्यादा सुपरविज़न भी जो है नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव का प्रिंसिपल भी होना चाहिए। और लास्ट जो है 14वां जो सिद्धांत है, जिसे एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इट इज़ ए लैटिन वर्ड, और ये हमें बताता है यूनिटी हैज़ ए स्ट्रेंथ, मतलब एकता में शक्ति होती है। और हमें ये भी बताता है कि काम को सामूहिक रूप से सहयोग की भावना के साथ करना चाहिए। तो ये 14 सिद्धांत जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें प्रबंध प्रशासन के 14 सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। फयोल ने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। ये 14 सिद्धांत तो मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, वो अपनी जगह पर हैं। फयोल का और क्या योगदान रहा, उन्होंने और क्या बातें बताई, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शन 4 हैं: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और पर्सनल मैनेजमेंट। फयोल ने अपने तरीके का एक अप्रोच डेवलप किया और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप्स में डिवाइड की। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फयोल ने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कितने ग्रुप में डिवाइड की, तो उसका उत्तर है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, संगठन के कार्यों को 6 ग्रुप में, 6 समूहों में डिवाइड किया। नंबर 1 टेक्निकल, जिसमें उन्होंने शामिल किया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन में पढ़ा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो ठीक उन्होंने इसको नाम दिया टेक्निकल, और उन्होंने शामिल किया इसमें वस्तु का उत्पादन। दूसरा कॉमर्शियल, और उसमें उन्होंने शामिल किया बाइंग रॉ मटेरियल्स एंड सेलिंग फिनिश गुड्स, मतलब कि कच्चा माल खरीदना और निर्मित माल बेचना। फाइनेंशियल तीसरी कैटेगरी बनाई और उसमें उन्होंने रखा सर्च एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उन्होंने फाइनेंशियल एक ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने शामिल किया कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम प्रयोग होना चाहिए। सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। सुरक्षा को उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने रखा कि इसके अंतर्गत जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है और जो हमारा नॉन ह्यूमन का मतलब जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा मनी है, ठीक है, जो हमारा मेथड है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में शामिल किया। ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संबंधी हैं और जो मानव संबंधी नहीं हैं उनको उन्होंने नॉन ह्यूमन रिसोर्स का नाम दिया, मानव संसाधन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अकाउंटिंग, एक ग्रुप बनाया उन्होंने अकाउंटिंग का और उसमें उन्होंने ABC 3 कैटेगरी बनाई। अकाउंटिंग में सबसे पहला कीपिंग अकाउंट्स, जिसमें उन्होंने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रिपरेशन को शामिल किया। B मिनिमाइजिंग कॉस्ट, लागत को कम करना, और C मेंटेनिंग स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी को मेंटेन करना। उन्होंने अकाउंटिंग में इन ABC 3 पॉइंट्स को शामिल किया। मैनेजरियल में उन्होंने शामिल किया फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनेजर। फयोल ने मैनेजर के 5 कार्यों के बारे में बताए और उन्होंने इसे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में रखा। वो 5 वर्ग कौन से थे जो कि हम लोग जानते भी हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेटिंग, और 5वां कंट्रोलिंग। मतलब एक मैनेजर 5 फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट के अंतर्गत, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत: प्लानिंग योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन करना, ऑर्डर आदेश और निर्देश देना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, और कंट्रोलिंग
नियंत्रण करना। तो ये हमारे हेनरी फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंतर्गत 14 सिद्धांत, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वो आपके सामने रखा गया, जिनके बारे में आपको बताया गया। और मैंने आपसे बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल एरिया है वो 4 है मुख्य रूप से, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस और पर्सनल मैनेजमेंट। और फेयोल के हिसाब से उन्होंने इसे 6 ग्रुप में डिवाइड किया। तो अब हम फेयोल के थॉट से आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल अप्रोच का जो तीसरा सिद्धांत था वो था हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और जिसे हम नौकरशाही प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो आज हम निश्चित रूप से क्लासिकल मैनेजमेंट, जो क्लासिकल अप्रोच है, उसे समाप्त कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट अपने क्लास में जो है 3rd स्टेज में, न्यू क्लासिकल स्टेज में पहुंचेंगे। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को प्रोफाउंड करने वाले मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर कौन थे? मैक्स वेबर अ जर्मन सोशलॉजिस्ट, वह एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिनका जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1920 में हुआ था। ठीक है, मैक्स वेबर को श्रेय दिया जाता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अप्रोच को डेवलप करने का। ब्यूरोक्रेटिक, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, नौकरशाही प्रणाली इसे बोला जाता है। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेड रिबनशिप है, ब्यूरोक्रेटिक है, तो ये उससे मिलता जुलता है। और उन्होंने उस दौर में एक ऐसा सिस्टम जो कि रैशनल लीगल सिस्टम था, मतलब कि युक्ति संगत कानूनी ऑर्गेनाइजेशन या कानूनी संगठन था, जहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैरिज्मेटिक ट्रेडिशनल जो है अप्रोच थी उसके अनुसार नहीं चलेगी, वो चलेगी आपकी रैशनल लीगल सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम बनाया जाएगा उसके अनुसार चलेगी। तो उस बात को उन्होंने डेवलप किया, इस अप्रोच को उन्होंने डेवलप किया। वेबर एडवोकेटेड द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मैनेज्ड इन अ मोर रैशनल वे, मतलब उन्होंने इस बात की अनुशंसा की कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल वे में मैनेज किया जाए, मतलब युक्ति संगत तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। He introduced rational legal authority rather than charismatic and traditional authority, और उन्होंने परिचय दिया, उत्पन्न किया रैशनल लीगल अथॉरिटी का, मतलब युक्ति संगत कानूनी अधिकार का, रादर देन कैरिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब जो प्रबंध का ट्रेडिशनल वे था चलाने का, संचालन करने का, उसकी जगह पर उन्होंने सिस्टम ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी को डेवलप किया। ऑर्गेनाइजेशन बाउंड बाय पोजीशन एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब अगर कोई संगठन बनेगा तो वो पद से बाधित, बाउंडेड होगा, और उसको चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसे और आसान बना देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम हमारे देश का सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें पता है अफसरशाही है, नौकरशाही है, ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई काम करवाने जाइए तो आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताकर उस काम को डीले किया जाता है। वर्क हमारा आसानी से नहीं हो पाता है, जब तक हम ब्राइब न दे, रिश्वत न दे, हमारा काम हो नहीं पाता है। तो इस बात को उन्होंने मतलब मैक्स वेबर ने उस दौरान ही महसूस किया, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को उत्पन्न किया, डेवलप किया। भरसक इस सिस्टम में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इस सिस्टम को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, माना है, हमारे समाज में इस सिस्टम को स्वीकार किया गया है। तो उन्होंने इस नौकरशाही प्रणाली के बारे में बताया। ठीक है, चलिए इसके फीचर्स क्या हैं जिससे हमें थोड़ा सा और बातें समझ में आएंगी। सबसे पहला फीचर, डिवीज़न ऑफ वर्क इन स्पेशल एक्टिविटी, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो इस तरह का संगठन बनेगा, नौकरशाही प्रणाली वाला संगठन बनेगा, वहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, लेकिन होगा तो केवल स्पेशल एक्टिविटीज़ में, कुछ विशेष तरह के कार्यों में। सभी जगह डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो है हर प्रबंध के लेवल पर होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इन स्पेशल एक्टिविटी, केवल कुछ विशेष कार्यों में होना चाहिए।
लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर अभी के बारे में हम बात करें तो मैंने भी आपसे बोला ना कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल काम करवाने चाहिए तो आपको ढेर सारे नियम और संनियम बता दिए जाते हैं और आप नियमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में है, जी हाँ, लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ढेर सारे नियम और संनियम। इम्पर्सनल बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिव वाइल बिहेविंग टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमने तो पढ़ा है कि जो अफसर होगा अपने कर्मचारी से बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर अफसर अपनी अफसरशाही दिखाता है और वो सही तरीके का व्यवहार अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं करता है। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फाइलिंग सिस्टम। ऐसे सिस्टम में ढेर सारे लिखित नियम और संनियम होते हैं और फाइलों का ढेर होता है। फाइलिंग सिस्टम होता है जिससे काम में डिले भी होता है, वर्क में डिले भी होता है। अपॉइंटमेंट एंड डिमोशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टेक्निक कैपेसिटी। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि किसी का भी अपॉइंटमेंट उसकी एबिलिटी पे और उसके टेक्निक कैपेसिटी पे होता है इस तरीके के सिस्टम में। एम्प्लॉयमेंट फॉर होल लाइफ। हाँ, इस तरीके के सिस्टम में जो एम्प्लॉयमेंट होगा, जो आपको काम मिलेगा, वो जीवन भर आप उस पद पर बने रहेंगे, उस काम को करते रहेंगे। तो ये तो हम भी जानते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सिस्टम, तो एक बार पद मिल गया, जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक आप उस पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने तभी महसूस की और इस तरीके के सिस्टम को उन्होंने उसी समय डेवलप कर दिया था। एम्प्लॉयमेंट फॉर होल टाइम, जीवन पर्यंत जो है रोजगार बना रहेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, इस तरीके के सिस्टम में अभिप्रेरणा की कमी होती है। रेड रिबनशिप, अफसरशाही विद्यमान होती है। टाइम कंज्यूमिंग, अभी मैंने बोला ढेर सारा नियम रहेगा तो काम होने में समय लगेगा। डिसऑनेस्टी, जी हाँ, ईमानदारी की कमी, ऐसे सिस्टम में ईमानदारी की कमी। पार्शियलिटी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। स्केलर चेन, हाँ, यहाँ पर स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। जब तक अफसर ऑर्डर नहीं देगा काम नहीं होगा। और वही स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, इसी तरीके से अथॉरिटी सर्कुलेटेड होगी। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इस तरीके के सिस्टम में हमें दिख रहे हैं। लेकिन हमारे जो हमारा जो समाज है, अगर मैं बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी को हम लोगों ने अपने व्यवहार में जो है अपना लिया है। और इस बात को, इसी थ्योरी को जो है मैक्स वेबर ने बताया कि एक ऐसा संगठन भी होगा जहां पर नौकरशाही प्रणाली को अपनाया जाएगा। ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, वर्क में डिले होगा, पक्षपातपूर्ण रवैया होगा, बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट से सही तरीके से बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने दोनों अप्रोचेस को डील किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में नियो क्लासिकल अप्रोच, जो मोर एंड मोर ओरिएंटेड है बिहेवियरल साइंस अप्रोच पर, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर, तो हम उसका डिस्कशन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।